एनसीएल और एनएलसी रिक्रूटमेंट के स्टूडेंट्स, आप लोगों को सेक्शन ए और सेक्शन बी दो चीज है। सेक्शन ए 70 मार्क्स करेगा, सेक्शन बी 30 मार्क्स करेगा। सेक्शन बी को भी हम देखेंगे। पहले सेक्शन ए का जो 70 मार्क्स का है, जो माइनिंग बेस्ड है, जिसमें से माइनिंग बेस्ड सेक्शन ए में 6 यूनिट दिया है आपको, 6 हेड दिया है, 6 बीट दिया है, जिसमें से एक बीट आपका स्टेचुटरी प्रोविजंस का, माइंस एक्ट, माइंस रूल्स और कोल माइंस रेगुलेशन का, ओपन कास्ट वर्किंग का, ओपन कास्ट वर्किंग का ब्लास्टिंग भी है। ठीक है, ओपन कास्ट का पूरा डिटेल्स रहेगा ओपन कास्ट का, ओपन कास्ट का। और जो बाकी जो हेड्स है उनका हम एक या दो वीडियो भेजेंगे और 4 वीडियो रेगुलेशन एक्ट और रूल से भेजा करेंगे। कारण क्या है, आप लोग, मेरे पास 4 गो ऐसा ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, एनसीएल का 2 है, सत्यजीत ने 3 पेपर डाले थे, इसमें से एक ये भी था और 1-2 इधर उधर से भी लड़का लोग मेरे व्हाट्सएप में भेजे हैं, डायरेक्ट पर्सनल व्हाट्सएप में भेजे हैं। आप उसको एग्जामिन कीजिए। आपका 70 में से 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कहां से आया है, रेगुलेशन से। उसके बाद बचा वो 4 हेडिंग में से 30 क्वेश्चन। ठीक है, हम सबको कराएंगे, बड़े प्यार से कराएंगे। रेगुलेशन को लोग बोलते हैं, एक्ट को बोलते हैं, माइंस रूल्स को बोलते हैं, याद नहीं होता। अभी देखिएगा, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में रेगुलेशन 153 और रेगुलेशन 154 बताएंगे। 153 में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, उसका ट्रिक बताएंगे कैसे याद रहता है। और नहीं तो देखिए, हम वानगी के लिए आपका है सेट ए 2020 का माइनिंग सुधार का एनसीएल का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 है। ऐसा घुमा दिया कि आप देखते रह जाइएगा, कैसे याद रखिएगा उसका हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, क्या बोलता है, ये पहले ये 2 क्वेश्चन देख लेते, फिर रेगुलेशन 153 और 154 को हम लेंगे इस वीडियो में। वीडियोस की लंबाई थोड़ी लंबी रहेगी तो पूरा देखिएगा, और नहीं तो फिर छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो 500 वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 100-150 वीडियो में खत्म हो जाए सिलेबस, वो हम कोशिश करेंगे। एक वेट बल्ब, WB लिखा, वेट बल्ब, इस टाइप के 60 जो हम लिखते समझते चलेगा। एक वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सेस 30.5 डिग्री सेल्सियस, देन स्पीड ऑफ एयर करेंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट सेल बी। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया, सब एक वाला दिया। ये क्या दिया है, ये सिंबल है मोर देन का, मोर देन 1 मीटर पर सेकंड, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड, नॉट मोर देन 1 मीटर पर सेकंड। और इसी में बच्चा घूम जाएगा, हम बताएंगे 153 में। ठीक है, ये 154 से हम लिए एक क्वेश्चन, हम अपने से लिए, ये आया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मतलब सरफेस पे जो पंखा रहता है उसको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मतलब पंखा, फैन। ठीक है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस, ऐसे कहीं मैं लिख दूं समझिएगा, सरफेस, सरफेस ऑफ ए माइन। अब 2 ऑप्शन दे दिए, ढेर सारे दे देगा, वहां हम 2 ही लिखे हैं। नॉट लेस देन 10 मीटर, ये नॉट लेस देन का सिंबल है। बाबू आप लोग ये 4 सिंबल अपने नोटबुक में लिख के रखिए। इसको बोलते हैं लेस देन, लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया नॉट लेस देन, नॉट लेस देन। ठीक है, इनको याद रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, हम लिखेंगे आप समझेंगे नहीं। ये क्या होगा, मोर देन, मोर देन, ग्रेटर देन, एक ना बात हुआ। ये हो गया नॉट मोर देन, ये क्या हो गया, नॉट मोर देन। ठीक है, क्योंकि हम बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे और आपको लिखने में भी कम रहेगा। ठीक, तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कहां बैठाते हैं, सरफेस पे, ओवर, नॉट लेस देन 10 मीटर फ्रॉम एनी ओपनिंग ऑफ सॉफ्ट और इंक्लाइन, और 5 मीटर फ्रॉम माइन ओपनिंग। माइन ओपनिंग का मतलब है सॉफ्ट या इंक्लाइन या एडिट होता है। माइन ओपनिंग बोल दिया या ओपनिंग टू द माइन बोल दिया, इंट्रेंसेस टू माइन बोला, इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट या इंक्लाइन। ये जितने वर्ड बोले, इंट्रेंसेस टू माइन, माइन ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ द सॉफ्ट और इंक्लाइन, मतलब सॉफ्ट या इंक्लाइन बोल रहा हूं, माइन इंट्रेंस। ठीक है, माइन इंट्रेंस, माइन इंट्रेंस क्या होगा, 3 टाइप का होता है, इंक्लाइन होगा, एडिट होगा या सॉफ्ट होगा। तो ये ऑप्शन दिए। ठीक है, हम इस सब को
लेते हैं आप। देखिए रेगुलेशन 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, जो मेरा पहले से देखते हैं वीडियोस तो उनको तो बहुत आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको दो टाइप के स्टैंडर्ड बताएंगे। आपको रेगुलेशन ने दो टाइप के स्टैंडर्ड दिया है। एक है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्या दिया है? क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बताएगा, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। और दूसरा है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। इस क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में क्या दिया है कि एक आदमी के पीछे कितना हवा हमको भेजना होगा। क्या दिया बाबू? एक आदमी के पीछे मतलब पर पर्सन कितना हवा भेजना है वो दिया। एक क्या बोला, कितना भेजना है? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन, ऑफ एयर पर पर्सन। कितना भेजना है एक आदमी के पीछे? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट हवा भेजना है एक आदमी के पीछे, ठीक है। 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन इन द लार्जेस्ट शिफ्ट। काहे में? इन द लार्जेस्ट शिफ्ट। मान लो मेरे पास 3 शिफ्ट है तो जो सबसे लार्जेस्ट शिफ्ट का मैन पावर आएगा उसको हम लेंगे। आर बोलता, आर क्या बोलता? नॉट लेस देन, और नॉट लेस देन 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर, पर मिनट ऑफ एयर पर डेली टन आउटपुट, पर डेली टन आउटपुट। टी मतलब टन। क्या बोलते? ये दो हिसाब बोला। हवा कितना भेजना है एक आदमी के पीछे? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट, या 1 टन प्रोडक्शन। एक दिन में यदि हम 1 टन प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर भेजना, इससे कम। अब ये दो हिसाब हुआ, आर लिखा ना, या तो ये हिसाब से या हिसाब से, तो कौन सा मानेंगे भैया? विच एवर इज मोर। क्या बोलता है? विच एवर इज मोर। इन दोनों हिसाब में से जो ज्यादा आएगा उसको मानना है। और ये दोनों हिसाब में से जो भी एयर आया वो कहां तक बहना चाहिए? पासेस अलोंग द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। कहां बहना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट का जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन है वहां से इस क्वांटिटी की हवा बहना चाहिए। हम हिसाब भी बता दे रहे अभी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अरे भैया कोच ने जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे आखिरी गैलरी है उसको एलवीसी बोलते हैं, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। और वहां से सीधा वो रिटर्न में जाएगा डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में। बड़का चीज थोड़ी है। क्या बोल रहा? पासेस अलोंग द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन विच मीन्स द इन बाय मोस्ट गैलरी इन द डिस्ट्रिक्ट। वो इन बाय मोस्ट गैलरी मतलब सबसे आखिरी वाला, सबसे अंदर वाला गैलरी, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिर्फ रेगुलेशन ही समझा नहीं है, आपको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको कोई कैलकुलेशन दे देगा तो आपको यहां से करते आना चाहिए। मान लो दे दिया कि लार्जेस्ट शिफ्ट में 100% है। कितना परसेंट है? आपको दे दिया मैंने 100%। और एक दिन में प्रोडक्शन ले लिया 300 टन पर डे। कितना प्रोडक्शन है? 300 टन पर डे। तो मेरा जो क्वांटिटेटिव है ये ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर हुआ, और ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 6। एक आदमी के पीछे 6 तो 100 आदमी के पीछे 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर हो गया। इस हिसाब से कितना आएगा भैया? 300 इंटू 2.5 किया, कितना हो गया? 750। अरे भैया 3 दूनी 600 होता है, और 300 का ये 0.5 मतलब आधा, तो 150, 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट। क्यूबिक मीटर है बाबू, यहाँ उतना दूर से नहीं दिख रहा कैमरा में। एक हिसाब से है 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और दूसरे से है 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट। कौन सा लेंगे? यदि आपको पूछ रहे आंसर में दोनों ऑप्शन दिया है, कौन सा लेंगे? क्या बोला था हम यहाँ पढ़ाते पढ़ाते? विच एवर इज मोर, मतलब दोनों में से जो ज्यादा आएगा उसको लेंगे। तो ज्यादा क्या है मेरा? 600 ज्यादा है कि 750 ज्यादा है? 750 ज्यादा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? मतलब ये माइंड में भी रखेंगे तो कौन सा हिसाब से रखेंगे? इस हिसाब से। एक एग्जांपल लिए, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लेते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। देखिए दूसरा क्या बोला? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटी तो देख लिया, हवा है, और उसमें क्वालिटी है नहीं है, तो क्या मतलब का हवा? वो हमको ऐसी हवा भेजना है जो कि हमारे एम्प्लॉय के, हमारे वर्कर के, जो भी वहां काम कर रहा है उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर ना पड़े।
तो अब हमको क्या देखना होगा, क्वांटिटी देख ले कितना हवा भेजना है भैया, प्रोडक्शन के हिसाब से इतना, मैन पावर के हिसाब से इतना। अब क्वालिटी भी देखना है। खाना खा रहे हैं भैया, सिर्फ साग खा रहे हैं, मक्का की रोटी खा रहे हैं, तो शरीर स्वस्थ रहेगा का ना रहेगा। इसलिए क्वालिटी भी मेंटेन, इसलिए बैलेंस डाइट बोलता है। तब यहाँ क्वालिटी, अब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड देखेंगे एयर का, ठीक है। पहला बोलता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में याद रखिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉट लेस देन 19%, हवा में ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होनी चाहिए। नॉट लेस देन, क्या बोल रहे बाबू, इसे में घुमाएगा, नॉट लेस देन, मोर देन, हाँ 19%, क्या लिखेगा, नॉट लेस देन 19%, ठीक है। कितना, क्या बोला, 20 बार बोल दे रहा हूं, नॉट लेस देन 19%, 19% से कम ऑक्सीजन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या बोलता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉट मोर देन, ये अच्छा गैस है क्या, नहीं, ये तो प्राणवायु है, प्राण की रक्षा करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए जरूरी है, तो वो 19% से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये अच्छा नहीं ना, ये हमारे स्वास्थ्य को असर करता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉट मोर देन, ये सिंबल याद रखिएगा, नॉट मोर देन 0.5%, मतलब आधा परसेंट से हाफ, आधा परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 0.5% या हाफ, ठीक है। आधा परसेंट से ज्यादा नहीं होगा, आधा परसेंट बोला 0.5, कहीं ऐसा लिख दिया 1/2 तो भी समझ जाइएगा एक के बाद हुआ, ठीक है, ठीक। और दूसरी जो जहरीली गैसेस है, नॉइज गैसेस, वो इतनी मात्रा में नहीं होना चाहिए जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को बुरा प्रभावित करती हो, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अब आपका एक इनफ्लेमेबल गैस भी ना है जी, जिसको मीथेन बोलते हैं, फायर डैम बोलते हैं। तो वो फायर डैम या मीथेन या जिसको हम इनफ्लेमेबल गैस बोलते हैं, तीनों बात एक ही हुआ बंधु। बी पॉजिटिव हो, सुन रहे हो, क्या बोला बाबू, इनफ्लेमेबल गैस, आई गैस लिख दे रहा हूं, समझ जाएगा, इनफ्लेमेबल गैस या फायर डैम या मीथेन, ठीक है। इनफ्लेमेबल गैस, यहां दो बात बोली, ख्याल रखिएगा। अब आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल देगा और दे देगा, बताइए, हम अभी आपको गड़बड़ा देंगे, क्या बोल देगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और लिख देगा इनफ्लेमेबल गैस shall not exceed 0.75 in the general body of intake air, और एक दे देगा इनफ्लेमेबल गैस shall not exceed 0.75 in the general body of return air, एक, ठीक है। और एक अलग दो गलत ऑप्शन दे देगा, ये अभी दो बात बोली उसमें से एक सही है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, हम बता रहे हैं आपको बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इनफ्लेमेबल गैस के बारे में दो चीजें, इनफ्लेमेबल गैस शैल नॉट एक्सीड या डज नॉट एक्सीड, मतलब ज्यादा नहीं होगा, किससे ज्यादा नहीं होगा इनफ्लेमेबल गैस, 0.75, नॉट डज नॉट एक्सीड, ये डज नॉट एक्सीड नहीं ज्यादा होगा। कहां पर ज्यादा नहीं होगा, ये 0.75% से ज्यादा नहीं होगा, इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, यही वर्ड में बच्चा लोग गड़बड़ कर देता। चूज द करेक्ट ऑप्शन में बोल देगा तो तीन चीज दे देगा, एक बोलेगा ये, एक बोल देगा जनरल बॉडी ऑफ इनटेक एयर, तो बच्चा लोग इनटेक एयर लिखेगा, इनटेक एयर नहीं है 153, क्या बोल रहा हूं, इनफ्लेमेबल गैस शैल नॉट एक्सीड और डज नॉट एक्सीड 0.75% इन द जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न एयर, जीबी लिखा मतलब जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, ठीक है। एंड क्या बोलता हूं, इसमें दो चीजें, एंड 1.25% इन एनी प्लेस इन द माइन, इन एनी प्लेस इन द माइन, और माइन के किसी भी भाग में 1.25% से ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और दिया है वेटेबल टेम्परेचर का, जो आपको क्वेश्चन नंबर 19 हम बताए थे, स्टार्टिंग किए थे ना उसी से। वेटेबल टेम्परेचर के बारे में क्या बोलता, दो शर्त है वहां पर, और उसी में बच्चा लोग समझता काहे नहीं, हमको ये नहीं बुझाता। एक क्या बोलता है कि माइन के किसी भी वर्किंग प्लेस पर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वेटेबल टेम्परेचर नहीं रहना है, नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होने देना है। किससे ज्यादा नहीं होने देना है, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब नहीं होने देना है
तो क्या वहां हो जाएगा जब हम सोचेंगे? नहीं, सोचने के लिए आपको बोल दिया। क्या सोचने के लिए बोला? कि यदि आप लोग टेम्परेचर रीडिंग लेते हैं ना, 30 दिन में एक बार टेम्परेचर रीडिंग लेना है, तो 30 दिन में लेते हैं, क्या लगेगा? टेम्परेचर रीडिंग कितने दिन में लेते हैं? 30 डेज में। एयर क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए अलग पीरियड है, वो बताएंगे हम दूसरे रेगुलेशन में, ठीक है। टेम्परेचर रीडिंग 30 डेज में लेते, तो हम हमारे पास तो डाटा आ जाएगा ना कि कितना है। यदि आपके माइंड का किसी भी प्लेस पर वेटेबल टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए? 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, तब आपको क्या करना है? एयर वेलोसिटी कितना रखना होगा? नॉट लेस देन, क्या बोल रहे हैं? नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। जो 19 में हम 2-3 ऑप्शन लिए थे, सब 1 मीटर वाले लिए थे। क्या आएगा आंसर? सही आंसर क्या है? नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। क्या बोलता है? वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी वर्किंग प्लेस, वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज्यादा नहीं होगा। और व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स, व्हेन वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड्स, मतलब अधिक होता है, एक्सीड्स 30.5 डिग्री सेल्सियस, तब क्या करना होगा? एयर करंट का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितना रखना होगा? स्पीड ऑफ एयर करंट, स्पीड ऑफ एयर करंट shall not be less than 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ बाबू? अब छोटा छोटा मैं बता देता, पूरा 153 में हम क्या बोले? एक बोला क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव में जो स्टैंडर्ड है मेजरमेंट बोल दिया, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, उसमें 2 चीज था, ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर में क्या बोला? एक आदमी के पीछे 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट हवा देना होगा, ठीक है। और या तो बोलता है, या 1 टन पर डे जो आउटपुट है, 1 टन पर डेली टन आउटपुट बोलता है, मतलब एक दिन में यदि 1 टन हो रहा आपका, तो आपको 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, मतलब 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम हवा नहीं भेजना। एक क्वालिटी में कुछ नहीं बताया, क्वालिटी में 4 को तो बातें बताएगी। एक बोला ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आधा % से ज्यादा नहीं होगा, मीथेन, फायर डैम्प, इंफर्नल गैस जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में 0.75% से अधिक नहीं होगा, माइंड के किसी भाग में 1.25% से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन, ठीक है। और वेटेबल टेम्परेचर माइंड के किसी भी वर्किंग प्लेस पर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होगा। और यदि 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाए तो ये आपके लिए वार्निंग है, क्योंकि आपको तो लिमिट ये, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं है, इससे ज्यादा होना ही नहीं, रखना ही नहीं आपको। तो यदि जब आपका 30.5 हो जाए, 30.5 डिग्री हो जाए, तभी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है कि 1 मीटर पर सेकंड, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड का हवा बहाव रखना होगा, स्पीड रखना होगा, ताकि हम इस स्टैंडर्ड को टच कर सके, इससे हम आगे ना बढ़े, ठीक। ये हुआ 153। हम देखते हैं 154। बाबू आप लोग को समझ मेरा वीडियोस आ रहे हैं तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, तब ना हमको लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हो ठीक कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन तो आपको पास करा ही देंगे, मेरा गारंटी है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले कितने लोग को पास करवा दिया होंगे, ठीक है। रेगुलेशन 154, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, एमएमवी लिखा मतलब मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, इट्स ड्राइव एंड फिटिंग। 3 चीज है इस रेगुलेशन में। कितना चीज है? 3 चीज। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, उस मेन मैकेनिकल को किस चीज से चलाएंगे? पावर चाहिए ना, या तो आप बिजली से चलाएंगे या स्टीम से चलाएंगे, ठीक है। तो वो ड्राइव आपका फैन का मोटर, फैन अपने आप नहीं चलेगा, फैन को कौन घुमाएगा? मोटर। तो मोटर को आपको पावर देना ना होगा, चाहे बिजली दीजिए चाहे स्टीम दीजिए, ठीक। और उस मेन मैकेनिकल में क्या क्या फिटिंग्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो नया बच्चा लोग है, इसलिए आपको उतना नहीं देखे होंगे। जिन्होंने देखा है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले को मान लो ये बताओ तो बहुत इजीली समझ जाएगा। मेन मैकेनिकल इसमें क्या दिया है? पहला दिया इंस्टॉलेशन। क्या दिया है? इंस्टॉलेशन।
ये मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है बाबू? जो सरफेस पे बड़का पंखा नहीं रहता है जो हवा खींचता है, जनरली हम आजकल एग्जॉस्टिंग फैन इस्तेमाल करते हैं, वो उसी को मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोल रहा है, और कोई बड़का बात नहीं है। ठीक है, तो इसका इंस्टॉलेशन कहाँ होगा? माइन के सरफेस पर। कहाँ होगा बाबू? माइन के सरफेस पर। और जो आपका माइन इंट्रेंसेस है, मतलब ओपनिंग ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन, ये कहने का मतलब है उससे ये कितना दूर रहेगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर? नॉट लेस देन 10 मीटर, 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं बैठाएंगे इस पंखवा को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां इंस्टॉलेशन में? मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर shall be installed on the surface of the mine not less than, क्या बोला? Not less than 10 meter from the opening of shaft or incline। ठीक है, इसको कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर और सरफेस पेन shall be installed not less than 10 meter from the opening of the mine। मतलब ओपनिंग क्या हुआ? शाफ्ट इंक्लाइन, उससे 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं रखेंगे। काहे नहीं रखेंगे? मर्जी कहा हम बोल दिए नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, रेगुलेशन बोल दिए नहीं। काहे के लिए रखते? टू प्रिवेंट द रिसर्कुलेशन ऑफ एयर। इसको याद रखिएगा, यदि कोई टेढ़ा आदमी बढ़ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि ये मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को शाफ्ट या इंक्लाइन से 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं बैठाते हैं, कारण बताइए। अब 4 को ऑप्शन दे देगा, तो काहे के लिए मतलब ये क्या है प्रोविजन दिया 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं बैठाना? क्यों बोला है? इसलिए बोला ताकि एयर के रिसर्कुलेशन को रोका जा सके, टू प्रिवेंट एयर रिसर्कुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ड्राइव के बारे में। दूसरा क्या चीज बोला? 3 चीजें बोला। ड्राइव मतलब मोटर को कैसे चलाएंगे? मोटर चलेगा तब ना पंखा चलेगा, फैन तभी नहीं चलेगा। वेंटिलेटर मतलब क्या होता है? फैन। ये मेन फैन है, इसलिए इसको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोल दिया। मेन सरफेस फैन भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ड्राइव क्या बोलते हैं? यदि बिजली से चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, तो क्या करेंगे? जो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट किसको बोलते हैं बाबू? अरे अपना जो सब स्टेशन नहीं होता उसको ना बोलते हैं। वो सब स्टेशन से एक अलग सर्किट से इसको पावर दिया जाएगा। इतना ही बोलता है कि सेपरेट सर्किट से मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को पावर दिया जाएगा फ्रॉम मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, मतलब सब स्टेशन से एक अलग सर्किट में। आप कभी सब स्टेशन जाइएगा, जो मानिए हमने तो कभी जाइए ना, आपके कोई मदर फादर कोई नौकरी करते हो जाके देखिएगा, वहां पे अलग अलग के लिए फीडर बने हैं। बोलते हैं सर ये उसका फीडर, ये उसका फीडर है, ये उसका फीडर है। क्या क्या सबको अलग अलग सर्किट दे दिया है। इतना ही है, कुछ नहीं। दूसरा बात क्या बोलता है? हम लोग के टाइम तक यही था। अब जो है इसमें 2 बात है, इसमें भी ड्राइव में 2 बात है। हम लोग के टाइम ये वाला दूसरा बात नहीं था, 2017 में आया। ठीक है, बाकी सब हमारे टाइम भी था। सिर्फ ये जो हम बताने जा रहे हैं, क्या बोला कि 2 पावर सोर्सेस shall be provided to the main mechanical ventilator। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को 2 पावर सोर्सेस प्रोवाइड करना होगा। मतलब बिजली से चलता है तो स्टीम भी रखना होगा, स्टीम से चलता है तो बिजली भी रखना होगा, ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम आए, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, क्योंकि एक घटना भी आप लोगों के पास समय नहीं, हम शेयर करते क्यों ये प्रोविजन आया 2017 में। ठीक है, ये 2 बात ड्राइव का बोला। अब आता है बात फिटिंग्स का। ऐसे नहीं याद रखना होगा जी, फिटिंग्स 3 फिटिंग्स तो रहता है बाबू। कभी कभी इसलिए ना बोलते हैं ट्रेनिंग करो, तो ट्रेनिंग करबो नहीं करते हैं, भागते हैं। एक क्या रहता है, कभी सुना है प्रेशर गेज होता है या वाटर गेज होता है? वाटर गेज होता है ना, जो कंटिन्यूसली जो फैन प्रेशर डेवलप कर रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। तो क्या होगा? वाटर गेज। क्या रहेगा बाबू? वाटर गेज। ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा रेगुलेशन में? ए प्रेशर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट विच कंटिन्यूसली रजिस्टर द प्रेशर डेवलप्ड बाय द वेंटिलेटर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड। ऐसा लिखा होगा वहां पे रेगुलेशन में। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक वाटर गेज
पंखा के साथ लगाना है, जो कंटिन्यूसली जो लगातार पंखा के द्वारा पैदा किए जा रहे प्रेशर को रजिस्टर कर सके, ठीक है, वो बोल रहे इतना फिटिंग्स। दूसरा, न्यू केंदा में 1994 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग की जानें चले गई। एक फायर का केस हुआ था, इनटेक में फायर हुआ था, इनटेक एयरवे में फायर हुआ और बहुत लोग की जान चले गई। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिकमेंडेशन आया कि यदि एयर करंट को रिवर्सल कर दिया गया होता तो सब आदमियों की जान बचाई जा सकती थी, ऐसा बोला, ठीक है। उसके बाद से ये एकदम प्रोविजन बन गया कि हर एक फैन के साथ जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसके साथ रिवर्सिंग अरेंजमेंट रखना होगा, रिवर्सिंग स्विच का व्यवस्था रखना होगा। मतलब क्या है कि एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी सो डीम मतलब क्या होता है, डिजाइंड, इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन, क्या बोल रहा हूं मैं, एवरी MMV मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी so dim, dim, designed, installed and maintained that the current affair can be reversed when necessary। कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक पंखा के साथ आपको रिवर्सल अरेंजमेंट रखना होगा कि जब जरूरत, व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब जरूरत हो गया, व्हेन नेसेसरी जब जरूरत है तो आप उसको रिवर्स कर सके। रिवर्स क्या होता है, आपका जो रिटर्न था वो इंटेक बन जाएगा, इंटेक क्या बन जाएगा, रिटर्न, ठीक है। आपका जो एग्जॉस्ट फैन, हम बता रहे कि आजकल हम मैक्सिमम एग्जॉस्ट फैन इस्तेमाल करते हैं, तो जो एग्जॉस्ट फैन था वो फोर्सिंग फैन हो जाएगा, तो ये तो हवा अंदर में ठेल रहा भैया, तो ये आपका रिटर्न क्या बन गया, इंटेक। और इंटेक जो था आपका पहले वाला इंटेक, अब क्या बन जाएगा, रिटर्न, क्योंकि इंटेक में आग लगा था। अभी क्या हुआ, इंटेक में आग लगा तो इंटेक से जो CO धुआं, CO2 सब किधर गया, वर्किंग फेसेस के तरफ चले गया इंटेक हवा के साथ, और जो माइन के अंदर में आदमी थे वो सब के सब चले गए। यदि रिवर्स कर दिया होता तो अब क्या होता, उल्टा हो गया होता, तो आदमी जो है रिटर्न, जो आपका रिटर्न था पहले वाला रिटर्न जो अब इंटेक बन गया, उधर से भाग जाता, और आपका इंटेक के ऊपर से हवा जो आपका पहले वाला इंटेक था वो अब रिटर्न बन गया, उससे इधर निकल जाता आदमी, समझे कि नहीं। तो वो बात है। एक और एक एयरलॉक देखे होंगे बाबू, हर एक शाफ्ट या इंक्लाइन जहां पर आपका पंखा लगा है उससे कितना दूर रखना है, 10 मीटर, कम से कम 10 मीटर दूर रखना है, मतलब उससे ज्यादा आप रख सकते, कम से कम 10 मीटर दूर रखना है, 10 मीटर दूर बैठाना है। उस पे एयरलॉक का प्रोविजन रहेगा। क्या प्रोविजन रहेगा, एयर लॉक का प्रोविजन रहेगा। कभी आप लोग देखे होंगे शाफ्ट को भी ढक देते हैं, वो एयरलॉक के एक प्रकार से शाफ्ट एयरलॉक पड़े होंगे। आप इन पेन ड्रिफ्ट में घुसिएगा, कभी पेन ड्रिफ्ट से घुसिएगा इंस्पेक्शन पर्पज से, तो देखिएगा कि इंटेक और रिटर्न के बीच में 3 डोर लगे रहते, उसी को एयरलॉक बोलते हैं, ठीक है, ताकि लीकेजेस ना हो। तो इतना ही तो है 154 में। इसके बाद कुछ और रेगुलेशन के और ओपन कास्ट का बेसिक नॉलेज हम भेजेंगे, ठीक है, वीडियोस में।